हेलो दोस्तों, यह मेरा पहला वीडियो है और हम आज से स्टार्ट करेंगे आनुवंशिकी। आनुवंशिकी आरबीएससी बोर्ड में क्लास 10 का थर्ड चैप्टर है। इस चैप्टर में से लगभग हर साल 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आनुवंशिकी। आनुवंशिकी क्या होता है? आनुवंशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें सजीवों के लक्षणों की आनुवंशिकता और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के लक्षणों की आनुवंशिकता एवं विविधताओं का अध्ययन किया जाता है उसे आनुवंशिकी कहते हैं। जो लक्षण हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर संचरित होते हैं, इन लक्षणों को क्या कहते हैं? आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। और कुछ विभिन्नताएं हमारे और हमारे पेरेंट्स में पाई जाती है। इन दोनों का अध्ययन हम किसमें करते हैं? आनुवंशिकी में करते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के लक्षणों की आनुवंशिकता एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है उसे आनुवंशिकी कहते हैं। अब आनुवंशिक लक्षण क्या होता है? सजीवों में लैंगिक जनन की क्रिया के समय युग्मकों द्वारा लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण होता रहता है। इन लक्षणों को क्या कहते हैं? आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। जो लक्षण हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर और हमारे से आगे आने वाली पीढ़ियों के अंदर संचरित होते हैं, इन लक्षणों को क्या कहते हैं? आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। या दूसरे शब्दों में यह कहा जाए कि जो लक्षण हमारे और हमारे पेरेंट्स में लगभग समान होते हैं, इन लक्षणों को क्या कहा जाता है? आनुवंशिक लक्षण कहा जाता है। वंशागति क्या होती है? आनुवंशिक लक्षणों का जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में संचरण ही वंशागति कहलाता है। यानी जो लक्षण हमारे और हमारे पेरेंट्स में समान होते हैं इनको तो क्या कहते हैं? आनुवंशिक कहते हैं। और इन आनुवंशिक लक्षणों का संचरण ही क्या कहलाता है? वंशागति कहलाता है। वंशागति क्या होती है? आनुवंशिक लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण ही वंशागति कहलाती है। जैसे देखिए जनक पीढ़ी यानी हमारे पेरेंट्स समझ लिए, और संतति यानी हम। जनक पीढ़ी से संतति में आनुवंशिक लक्षणों का संचरण ही क्या कहलाता है? वंशागति कहलाता है। आनुवंशिकी क्या होता है? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के लक्षणों की आनुवंशिकता एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, इनको क्या कहते हैं? आनुवंशिकी कहते हैं। आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं? जो लक्षण हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर संचरित होते हैं, लक्षणों को क्या कहा जाता है? आनुवंशिक लक्षण कहा जाता है। और आनुवंशिक लक्षण संचरण होने की क्रिया को क्या कहते हैं? वंशागति कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे मेंडलवाद। मेंडलवाद में हम क्या क्या पढ़ेंगे? मेंडल ने अपने संकरण प्रयोग किस पर किए थे और कितने वर्ष तक किए थे, और इन संकरण प्रयोग के आधार पर उन्होंने क्या क्या निष्कर्ष निकाले थे। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है क्योंकि मेंडल ने ही सर्वप्रथम वंशागति के नियमों का प्रतिपादन किया था। मेंडल को क्या कहा जाता है? आनुवंशिकी का जनक, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है क्योंकि मेंडल ने ही सर्वप्रथम वंशागति के नियमों का प्रतिपादन किया था। मतलब ये कि मेंडल ने ही सर्वप्रथम सबसे पहले दुनिया को यह बताया था कि आनुवंशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होते हैं। इनका जन्म 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया में हुआ और इनकी मृत्यु 6 जनवरी 1884 को हुई। मेंडल ने अपने प्रयोग उद्यान मटर पर किए। इन्होंने 7 वर्ष 1856 से 1863 तक संकरण प्रयोग किए। मेंडल द्वारा उद्यान मटर पर किए गए इन प्रयोगों के आधार पर ही आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया गया, जिन्हें हम मेंडलवाद कहते हैं। मतलब मेंडल ने 1856 से 1863 तक उद्यान मटर पर संकरण प्रयोग किए, उनके बाद ही उन्होंने वंशागति के नियमों का प्रतिपादन किया था। अब हम देखेंगे मेंडल की सफलता के कारण। ऐसे क्या कारण थे कि मेंडल उस समय सफल हो गए और अन्य वैज्ञानिक सफल नहीं हो पाए? मेंडल ने एक ही समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। उन्होंने एक ही समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। जैसे उन्होंने अगर हाइट की बात की तो सिर्फ हाइट की बात करते गए, रंग की बात की तो सिर्फ रंग की बात करते गए, आकार की बात की तो सिर्फ आकार की ही बात की, एक साथ अनेक लक्षणों का एक साथ अध्ययन नहीं किया। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए पादप का चयन भी सावधानी पूर्वक किया था। मेंडल ने बहुत ही सावधानी से केवल अपने प्रयोग के लिए मटर का ही चयन किया। क्यों किया मटर का चयन? ये देखिए, मटर के पादप का चयन। एक वर्षीय होने के कारण कम समय में अनेक पीढ़ियों का अध्ययन करना संभव था। पहले देखिए एक वर्षीय पादप क्या होते हैं? जिनका जीवन चक्र केवल एक ऋतु का हो, जो अपना जीवन काल केवल एक ऋतु में ही पूरा कर लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? एक वर्षीय पादप कहते हैं। एक वर्षीय पादप होने के कारण कम समय में अनेक पीढ़ियों का अध्ययन करना संभव हो पाया। द्विलिंगी पुष्प होने के
कारण स्वपरागण के द्वारा समयुग्मजीव पादप अथवा शुद्ध वंशक्रम सरलता से प्राप्त किया जा सकता था। द्विलिंगी पुष्प, द्विलिंगी पुष्प क्या कहते हैं, क्या होते हैं? ऐसे पुष्प जिनमें एक ही साथ स्त्री केसर और पुंकेसर पाया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। अगर स्त्री केसर और पुंकेसर अलग अलग पुष्प पर हो तो उसे हम क्या कहते हैं? एक लिंगी पुष्प कहते हैं। उद्यान में क्या था? एक वर्षीय पादप था और दूसरा द्विलिंगी पुष्प था। द्विलिंगी पुष्प का क्या फायदा हुआ? अगर उन्हें स्वपरागण की जरूरत होती तो स्वपरागण करा लेते, परपरागण की जरूरत होती तो परपरागण करा लेते। देखिए कैसे, जब उन्हें स्वपरागण की जरूरत होती तो ये स्त्री केसर, ये पुंकेसर, इससे परागण इस पर आ गए तो ये क्या हो गया? स्वपरागण हो गया। अगर उन्हें परपरागण की जरूरत होती तो वे क्या करते? विपुंसन विधि का उपयोग करते थे। क्या होती है विपुंसन विधि? विपुंसन विधि में क्या होता है? पुष्प की अपरिपक्व अवस्था में ही पुंकेसर को काट दिया जाता है, यानी पुंकेसर को हटा लिया जाता है। इससे अब क्या होगा? कैसे अन्य पुष्प का पुंकेसर आकर इस पर बैठेगा और परपरागण कराएगा। तो मेंडल ने क्या किया? द्विलिंगी पुष्प का उपयोग किया। इससे उन्हें क्या फायदा हो? अगर उन्हें स्वपरागण की जरूरत होती तो स्वपरागण करा लेते, परपरागण की जरूरत होती तो वो विपुंसन विधि द्वारा परपरागण करा लेते। विपुंसन विधि द्वारा परपरागण आसानी से कराया जा सकता था। क्या होती है विपुंसन विधि? मेंडल ने स्वपरागण को रोकने हेतु पुष्प की अपरिपक्व अवस्था में पुंकेसरों को पृथक कर दिया। अब हम पढ़ेंगे मेंडलवाद की पुनः खोज। देखिए मेंडल ने अपने प्रयोग सर्वप्रथम 1866 में प्रकाशित किए थे। उन्होंने जो भी निष्कर्ष निकाले थे अपने प्रयोग से, उन्होंने कब? 1866 में प्रकाशित किए थे। लेकिन उस वक्त के वैज्ञानिक उन्हें समझ नहीं पाए और उन्होंने उसे रिजेक्ट कर दिया। मेंडल की मृत्यु के बाद सन 1890 में 3 वैज्ञानिकों ने उनकी पुनः खोज की और उसके बाद उन्होंने उसे पुनः प्रकाशित किया। ह्यूगो डी ब्रिज हॉलैंड के थे, पॉल कॉरेंस जर्मनी के और एरिक वॉन शेरमा ऑस्ट्रिया के थे। इन तीनों ने वैज्ञानिकों ने क्या किया? मेंडल के नियमों की पुनः खोज की और उनका वापस प्रकाशन करवाया। यह आनुवंशिकी शब्दावली। अब हम आगे पढ़ने के लिए कुछ शब्दावली है जो हमें पता होना बहुत जरूरी है। ये जीन, जीन क्या है? वह कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है उसे जीन कहते हैं। कोई भी एक लक्षण को जो नियंत्रित करता है उसे जीन कहते हैं। जैसे लंबाई का लक्षण हो, चाहे कलर का हो, आकार का हो, जीन क्या होगा? जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करेगा उसे हम क्या कहेंगे? जीन। अब युग्म विकल्पी, युग्म विकल्प क्या होता है? किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के 2 विपर्यासी स्वरूपों को युग्म विकल्पी कहते हैं। एक ही जीन के 2 अलग अलग विपर्यासी स्वरूपों को, जैसे लंबेपन, अगर हम लंबाई की बात करें तो लंबेपन के लिए कैपिटल टी और बोनी के लिए स्मॉल टी, इन दोनों को मिला के हम क्या कहेंगे? युग्म विकल्पी कहेंगे, युग्म विकल्पी कहेंगे। दोनों को मिला के क्या कहेंगे? युग्म विकल्पी कहेंगे। और अलग अलग होंगे तो इन्हें हम क्या कहेंगे? जीन कहेंगे। और दोनों को मिला के युग्म विकल्पी कहेंगे। समयुग्मजीव, समयुग्मजीव क्या होता है? जब किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले दोनों युग्म विकल्पी एक समान हो तो उसे हम समयुग्मजीव कहते हैं। अगर देखिए जैसे दोनों कैपिटल टी हो तो हम इसे क्या कहेंगे? समयुग्मजीव। अगर दोनों स्मॉल टी हो तो हम इसमें क्या कहेंगे? इसे भी हम समयुग्मजीव कहेंगे। विषम युग्मजीव, विषम युग्मजीव क्या होता है? जब दोनों युग्म विकल्पी असमान हो, जैसे एक कैपिटल टी हो और स्मॉल टी हो तो इसे हम क्या कहेंगे? विषम युग्मजीव कहेंगे। अगर दोनों एक समान हो तो इसे समयुग्मजीव और अलग अलग हो तो इसे हम विषम युग्मजीव कहेंगे। लक्षण प्ररूप, लक्षण प्ररूप क्या होता है? किसी सजीव की बाह्य प्रकृति को लक्षण प्ररूप कहते हैं। जैसे हमें बाहर से ही देख के पता चल जाए कि वो लंबा है या गोना है। जैसे देखिए इससे पता चल रहा है ये क्या? लंबा है। इससे पता चल रहा है ये क्या? गोना है। ये देखिए वापस लंबा है। बाहर से देखने पे पता चले तो उसे हम क्या कहेंगे? लक्षण प्ररूप कहेंगे। किसी सजीव की बाह्य प्रकृति को लक्षण प्ररूप कहते हैं। जीन प्ररूप, किसी सजीव की आनुवंशिकीय संरचना को जीन प्ररूप कहते हैं। आनुवंशिकीय संरचना नहीं देखिए लक्षण प्ररूप है तो हमें बाहर से पता चल रहा है कि यह लंबा है या गोना है या लंबा है। और जीन प्ररूप में क्या होगा?
यह लंबा है तो ये कैपिटल टी ये भी हो सकता है, और ये कैपिटल टी या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी यह भी हो सकता है। अगर कैपिटल टी एक भी आ जाए तो वो लंबेपन का होगा, लेकिन यह भी हो सकता है, यह भी हो सकता है, क्योंकि दोनों में कैपिटल टी है। इसमें भी यह कैपिटल टी भी हो सकता है, स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है। अगर हमें बाहर से पता चल रहा है तो लक्षण प्ररूप, लेकिन जिन प्ररूप में क्या करेंगे हम इनका अध्ययन करेंगे कि यह कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी है। प्रभावी लक्षण, जो लक्षण F1PD में अपनी अभिव्यक्ति दर्शाते हैं, जो लक्षण F1PD में अपनी अभिव्यक्ति दर्शाते हैं उसे हम क्या कहेंगे, प्रभावी लक्षण कहेंगे। देखिए F1PD क्या होती है, जैसे हमने क्रॉस करवाया कैपिटल टी और स्मॉल टी का क्रॉस करवाया, इससे हमें क्या प्राप्त होगा, टी युग्म और इससे एक स्मॉल टी युग्म। इन दोनों का हम आपस में अगर क्रॉस करवाएं तो हमें क्या कैपिटल टी और स्मॉल टी ये प्राप्त होता है। इसका मतलब ये क्या है, लंबा है। यह पादप कैसा है, लंबा है। लंबे में भी कैसा है, विषम युग्मजी। क्यों है विषम युग्मजी, क्योंकि यह एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, तो ये कैसा हो गया, विषम युग्मजी। देखिए यहाँ एक लंबेपन के ये लंबा था और ये गोना था, लेकिन हमें F1PD में क्या प्राप्त हुआ, सिर्फ लंबा पादप प्राप्त हुआ। इसे हम क्या कहेंगे, प्रभावी लक्षण। जो लक्षण F1PD में अपनी अभिव्यक्ति दर्शाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रभावी लक्षण कहते हैं। और अप्रभावी लक्षण जो F1PD में अपनी अभिव्यक्ति नहीं दर्शाते, जैसे इसमें देखिए ये लंबा था और ये बौना था, लेकिन हमें F1PD में सिर्फ लंबा पादप प्राप्त हुआ, तो ये कैसा हो गया, प्रभावी लक्षण हो गया। और बौना पादप हमें प्राप्त नहीं हुआ, तो उसे क्या कहेंगे, यह अप्रभावी हो गया। एक संकर संकरण, वह संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। जैसे मान लो हाइट का अध्ययन करो, चाहे लंबाई का, चाहे आकार का करो, चाहे कलर का करो, चाहे बीज के आकार का करो, चाहे फिर बीज के रंग का करो, लेकिन एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन होना चाहिए। और द्विसंकरण जिसमें दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन हो, किसकी, दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन हो, यानी एक साथ हाइट का भी अध्ययन कर लिया और उसके एक साथ उसके रंग का भी अध्ययन कर लिया, तो उसे हम क्या कहेंगे, द्विसंकर संकरण कहेंगे। और त्रिसंकर संकरण में क्या होगा, वह संकरण जिसमें तीन लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। यानी एक साथ अगर हम बीज के कलर की बात कर ले, आकार की बात कर ले और उसके झुर्रीदार और गोल होने की बात कर ले, तो क्या होगा, तीन लक्षणों का एक साथ अगर अध्ययन करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, त्रिसंकर। दो लक्षणों का एक साथ अध्ययन करेंगे तो द्विसंकर। अगर एक समय में एक ही लक्षण का अध्ययन करेंगे तो हम उसे क्या कहेंगे, एक संकर संकरण कहेंगे। अब देखिए बहुसंकर संकरण क्या होता है। वह संकरण जिसमें कई लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे बहुसंकर संकरण कहते हैं। जिसमें एक लक्षण का अध्ययन किया जाता है उसे एक संकरण, दो लक्षणों का अध्ययन किया जाता है उसे द्विसंकरण, और जिसमें तीन या तीन से भी अधिक लक्षणों का एक साथ अध्ययन किया जाए उसे बहुसंकर संकरण कहते हैं। अब परीक्षण संकरण क्या होता है, वह संकरण जिसमें F1PD का संकरण और प्रभावी लक्षण प्ररूप वाले जनक से के साथ किया जाता है उसे परीक्षण संकरण कहते हैं। जैसे देखिए ये जनक पीढ़ी है, इससे कैपिटल टी, इससे स्मॉल टी, इन दोनों का एक साथ संकरण कराएंगे तो ये हो गई हमें F1PD प्राप्त। अब इस F1PD का संकरण अगर हम किसके साथ कराया जाए, अप्रभावी लक्षण प्ररूप वाले, यानी इसके साथ अगर कराएं तो इसे हम क्या कहेंगे, परीक्षण संकरण कहेंगे। वह संकरण जिसमें F1PD का संकरण अप्रभावी लक्षण प्ररूप वाले जनक के साथ किया जाता है उसे परीक्षण संकरण कहते हैं। संकर पूर्वज या पश्च संकरण, वह संकरण जिसमें F1PD का संकरण किसी भी जनक के साथ किया जाए, यानी F1PD का संकरण किसी भी जनक के साथ,
या चाहे इसके साथ करो चाहे इसके साथ करो, उसे हम क्या कहेंगे, संकर पूर्वज या पश्च संकरण कहेंगे। अगर अप्रभावी लक्षण के साथ कराया जाए तो उसे क्या कहेंगे, परीक्षण संकरण, और अगर दोनों में से किसी एक के साथ भी कराया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, पश्च संकरण या संकर पूर्वज संकरण। अब व्युत्क्रम संकरण, इसका मतलब देखिए, इसका मतलब भी उल्टा होता है। अगर हम जनक को बदल दें, जैसे देखिए वह संकरण जिसमें ए पादप कैपिटल टी को नर कहते हैं और बी पादप स्मॉल टी को मादा जनक के रूप में प्रयुक्त किया जाए। यानी हम समझिए, हमने एक संकर कराया जिसमें हमने कैपिटल टी को नर कहा और स्मॉल टी को मादा कहा। इन दोनों का हमने आपस में संकरण करवाया। और दूसरे संकरण में ए पादप कैपिटल टी को मादा और बी पादप स्मॉल टी को नर के रूप में प्रयुक्त किया जाए। जैसे इसमें तो हमने इसे नर कहा और इसे मादा कहा, लेकिन दूसरे संकरण में अगर हम कैपिटल टी को मादा और स्मॉल टी को नर कहें तो उसे हम क्या कहेंगे, व्युत्क्रम संकरण। यानी हमने चेंज कर दिया, इसका उल्टा किया। जिसे नर के रूप में हमने पहले प्रयुक्त किया था उसे हमने मादा के रूप में प्रयुक्त कर दिया, और जिसे मादा के रूप में प्रयुक्त किया था उसे हमने बाद में नर के रूप में प्रयुक्त किया। इसे हम क्या कहेंगे, व्युत्क्रम संकरण कहेंगे। उसके बाद देखिए जनक पीढ़ी के संतति प्राप्त करने के लिए जिन पौधों का संकरण करवाया जाए, यानी सबसे पहले हम जिसका संकरण करवाते हैं उसे हम क्या कहेंगे, जनक पीढ़ी कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे, जनक पीढ़ी। संतति प्राप्त करने के लिए जिन पौधों का संकरण करवाया जाता है। अब F1 पीढ़ी क्या होती है, जनकों से प्राप्त प्रथम पीढ़ी। जो इसका संकरण करवाने से हमें प्रथम पीढ़ी प्राप्त होगी उसे हम क्या कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, F1 पीढ़ी। ये हो गई जनक पीढ़ी और ये हो गई हमारी F1 पीढ़ी। अब F1 पीढ़ी का भी आपस में अगर हम संकरण करवाए, इससे जो हमें संतति प्राप्त होगी उसे हम क्या कहेंगे, F2 पीढ़ी। F1 पीढ़ी के संकरण से प्राप्त पीढ़ी, इससे इसके संकरण से जो पीढ़ी में प्राप्त होगी उसे F2 कहेंगे। सबसे पहले जनक पीढ़ी से प्राप्त पीढ़ी को F1 और F1 से प्राप्त पीढ़ी को F2 पीढ़ी कहा जाता है। एक संकर अनुपात, एक संकर संकरण से प्राप्त अनुपात को हम एक संकर अनुपात कहते हैं। जैसे एक संकर में हमने क्या किया था, एक ही समय एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया था। जैसे अगर ये देखिए RR का मतलब क्या है, रेड, और स्मॉल r का मतलब क्या है, येलो। ये क्या हो गया, रेड, और ये हमारा हो गया येलो। यानी हमने एक ही टाइम एक ही लक्षण का अध्ययन किया और इसके संकरण से जो हमें अनुपात जो F1 पीढ़ी प्राप्त होगी उसके अनुपात को हम क्या कहेंगे, एक संकर अनुपात। अगर हम एक समय दो लक्षणों का एक साथ अध्ययन करें और उनका संकरण करवाया जाए तो उनसे जो F1 पीढ़ी प्राप्त होगी उनके अनुपात को क्या कहेंगे, द्विसंकर अनुपात। अगर एक समय एक ही लक्षण का उपयोग करें तो उससे प्राप्त F1 पीढ़ी के लक्षण को एक संकर अनुपात, और दो लक्षणों का एक साथ अध्ययन करें और उससे F1 पीढ़ी में जो हमें F1 पीढ़ी प्राप्त हो उसके अनुपात को हम क्या कहेंगे, द्विसंकर अनुपात कहेंगे। तो अब हम देखेंगे मेंडल की वंशागति के नियम। मेंडल ने अपनी वंशागति में 3 नियम दिए थे। पहला प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम, और तीसरा था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये 3 नियम देखने से पहले हमें ये बेसिक चीज पता होनी बहुत जरूरी है। जैसे देखिए हम पादप की लंबाई के लिए कैपिटल टी और स्मॉल टी का उपयोग करेंगे। अगर दोनों कैपिटल टी है तो पादप कैसा होगा, लंबा होगा। अगर एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी है तो भी वो पादप कैसा होगा, लंबा होगा। अगर दोनों कैपिटल टी है तो वो समयुग्मजी लंबा होगा। एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी है तो वह विषम युग्मजी लंबा होगा। अगर दोनों स्मॉल टी है तो कैसा पादप होगा, बोना होगा, और दोनों सेम है इसलिए वो कैसा होगा, समयुग्मजी बोना होगा। अगर हम बीज के आकार की बात करें,
कैपिटल आर हो तो वह कैसा होगा, समयुग्मजी गोल। आर मतलब राउंड, तो कैसा होगा, वह गोल होगा। कैसा होगा, समयुग्मजी गोल। एक कैपिटल टी और एक स्मॉल आर हो तो वह कैसा होगा, विषम युग्मजी गोल होगा, क्योंकि एक कैपिटल है और एक स्मॉल है। अगर दोनों स्मॉल आर है तो वह समयुग्मजी झुर्रीदार होगा। समयुग्मजी झुर्रीदार। देखिए राउंड तो सिंपल ऐसे राउंड होगा, और झुर्रीदार का मतलब क्या होगा, ऐसे होगा। अगर बीच के रंग की बात करें, कैपिटल वाई हो तो वह समयुग्मजी पीला होगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो तो विषम युग्मजी पीला होगा। अगर दोनों स्मॉल वाई है तो वह समयुग्मजी हरा पादप होगा। ये चीज हो गई। उसके बाद हम पहले देखेंगे, सबसे पहले क्या देखेंगे, प्रभाविता का नियम। यह नियम एक संकर संकरण पर आधारित है। एक संकर संकरण पर आधारित है, इसका मतलब क्या हुआ, हमें एक साथ एक ही लक्षण का अध्ययन करना है, एक से अधिक लक्षण का अध्ययन नहीं करना है। इस नियम के अनुसार जब एक लक्षण के लिए विपर्यासी समयुग्मजों में, ये क्या हो गए, दोनों समयुग्मज हो गए और दोनों अलग है, ये लंबा है और यह गुना है, में संकरण कराया जाता है तो जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट होता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होता उसे हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। देखिए उदाहरण के लिए, यदि शुद्ध या समयुग्मजी लंबे, कैपिटल टी लंबा होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, सुग्मजी, तो दोनों कैपिटल टी ले लिया। पौधे को शुद्ध या समयुग्मजी बोने, कैसा होना चाहिए, बोना होना चाहिए, इसमें दोनों स्मॉल टी ले लिए। पौधे से संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में सभी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी ले लिया। अगर दोनों कैपिटल टी में से हमें क्या यहाँ प्राप्त होगा, एक कैपिटल टी, और दोनों स्मॉल टी से कौन सा युग्मक निकलेगा, एक स्मॉल टी। अगर इन दोनों का हम आपस में संकलन कराया जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा, F1 पीढ़ी में कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। इसका मतलब ये कैसा पादप है, लंबा पादप है, लेकिन कैसा लंबा है, विषम युग्मजी लंबा पौधा है। तो देखिए इस नियम के अनुसार हमें F1 पीढ़ी में कैसा प्रभावी लक्षण वाला प्राप्त होना चाहिए था। देखिए ये लंबा है तो ये भी लंबा है, तो ये कैसा हो गया, प्रभावी लक्षण। और ये हमें बोना पौधा यहाँ से प्राप्त नहीं हुआ तो यह कैसा हो गया, अप्रभावी लक्षण हो गया। समझ गए आप लोग।